हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन कर रहे थे और मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें कोशिका के विषय में आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। हम कोशिका संरचना का अध्ययन कर रहे थे और कोशिका संरचना के अंतर्गत हमने बताया था कि कुछ कोशिकांग दोहरी कलायुक्त होते हैं, जैसे लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें। ठीक उसी तरह से कुछ जो कोशिकांग होते हैं वह एकल कलायुक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे अगर अंतःद्रवी जालिका की बात करें, गोल्जी काय की बात करें, चाहे रिक्तिका की बात करें या फिर लाइसोसोम की बात करें। तो हमने कहा था ना कि यह चीज़ें हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं कि दोहरी कलायुक्त कौन सी कोशिकांग है, एकल कलायुक्त कौन सी कोशिकांग है। और आज हम लोगों को उस प्रकार की कोशिकांग का अध्ययन करना है जो कला विहीन होती है, यानी कि उसके ऊपर कोई कलाएं नहीं पाई जाती हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग कला रहित कोशिकांग और कला रहित कोशिकांग के अंतर्गत हम लोग पहला अध्ययन करते हैं राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स का तो नंबर 1 कि यह कला विहीन कोशिकांग होता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कलाएं नहीं पाई जाती हैं, चाहे एकल कला की बात किया जाए चाहे दोहरी कला की बात किया जाए, क्योंकि यह क्या है, कला रहित कोशिकांग है। अगर दूसरे की बात करें तो 1955 ईस्वी में इसकी खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया। पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया। यह राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य तथा अंतःद्रवी जालिका की नलियों पर पाए जाते हैं या दीवालों पर पाए जाते हैं हमने इससे पहले अंतःद्रवी जालिका का अध्ययन किया था। और अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, चिकनी तथा खुरदरी कह सकते हैं। तो जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होती है वह क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। तो इस तरह से राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते हुए दिखाई देते हैं या अंतःद्रवी जालिका पर क्या होते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो राइबोसोम्स अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है, यानी अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा सकता है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से इसको नहीं देखा जा सकता है। जो हमारे स्कूल के प्रयोगशाला के अंतर्गत
जो सूक्ष्मदर्शी प्रदर्शित किया जाता है वह प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी लेंस की क्षमता कम होता है और इस प्रकार से उसके माध्यम से हम राइबोसोम को नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या जरूरत होता है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है, राइबोसोम किससे बना होता है, तो राइबोसोम्स देखिए यहां पर राइबोसोम्स हम कह रहे हैं, राइबोसोम्स इसलिए कह रहे हैं कि राइबोसोम 3 प्रकार के होते हैं। वो आरएनए होता है। राइबोसोम्स इनकी कोशिका द्रव्य में संख्या बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए राइबोसोम्स हम कह रहे हैं। राइबोसोम ही होता है लेकिन इसका बहुवचन राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम किससे निर्मित होता है, तो प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होता है। यानी कि राइबोसोम के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, तो प्रोटीन तथा आरएनए भाग लेता है। राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रक के केंद्रिका में होता है। अभी हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत यह स्पष्ट हो जाएगा। यानी राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ होता है, तो केंद्रक जो होता है, अभी हम लोग इसको केंद्रक का अध्ययन नहीं किए हैं। केंद्रक का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो केंद्रक के अंतर्गत एक केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका के द्वारा ही राइबोसोम्स का संश्लेषण होता है, यानी कि राइबोसोम की उत्पत्ति होती है। तो यह राइबोसोम्स के विषय में है। अगर हम बात करें कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, तो आवर्ती गुणांक के आधार पर। यानी आवर्ती गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स को 2 भागों में बांटा गया है। तो हम इसके पहले वाले क्लास के अंतर्गत भी कह चुके हैं कि सारा चीज़ लिख इसलिए देते हैं कि आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगा। तो आवर्ती गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 70S तथा 80S। अब प्रश्न उठता है कि ये 70S और 80S क्या है तथा आवर्ती गुणांक क्या है, इसको जानते हैं। तो राइबोसोम्स के अध्ययन के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन यानी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उस यंत्र को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजन मशीन कहा जाता है। यानी इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि राइबोसोम्स का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र के द्वारा किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का मशीन होता है और इसकी विशेष प्रकार की नलियों के माध्यम से जब राइबोसोम के घोल को बहुत तेजी से गति कराया जाता है तो विभिन्न आकार के जो राइबोसोम्स होते हैं वह गति के अनुसार उस नली में चिपकना प्रारंभ हो जाते हैं और उसी को हम लोग आवर्ती गुणांक कहा जाता है। और इस आवर्ती गुणांक को
स्वेड वर्ग यूनिट कहा जाता है। यानी जो एस है 70s और 80s, तो 70s और 80s, एस क्या है तो स्वेड वर्ग यूनिट को व्यक्त करता है, और स्वेड वर्ग यूनिट को व्यक्त करने वाला कौन सा प्रतीक चिन्ह है तो एस है। इसीलिए यानी जो छोटे आकार के जो राइबोसोम्स होते हैं वह 70s प्रकार के कहलाते हैं। तो वास्तव में 70s का मतलब होता है स्वेड वर्ग यूनिट, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह क्या है एस, और इसीलिए यहां पर कहा जाता है 70s। ठीक उसी प्रकार से 80s। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंतर्गत यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s प्रकार का राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसके अंतर्गत 70s तथा 80s, 70s तथा 80s दोनों ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राइबोसोम का कार्य क्या है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी राइबोसोम क्या करता है तो हमारे शरीर में हमारी कोशिका के अंतर्गत जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है तो राइबोसोम के द्वारा होता है। तो यह राइबोसोम है। राइबोसोम कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राइबोसोम की खोज किसने किया तो राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया, 1955 में किया। यह कला रहित कोशिकांग है। यह कहाँ पाए जाते हैं तो कोशिका द्रव्य तथा अंतःद्रवी जालिका की दीवारों पर क्या होते हैं चिपके होते हैं। इसके निर्माण में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तो इसके निर्माण में प्रोटीन तथा आरएनए पाए जाते हैं। यह इसका निर्माण कहाँ होता है तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक के केंद्रिका के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसीलिए केंद्रक की केंद्रिका को क्या कहा जाता है कोशिका उत्पादन राइबोसोम उत्पादन का मशीन कहा जाता है। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है तो केंद्रक के अंतर्गत जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका में ही इसका उत्पादन होता है, यानी कि राइबोसोम का उत्पादन होता है। और यह कार्य क्या करता है तो कार्य यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका जो यह कितने प्रकार का होता है तो दो प्रकार के होते हैं, 70s तथा 80s। इसको किस आधार पर 70s और 80s कहा जा रहा है तो आवर्ती गुणांक के आधार पर कहा जा रहा है। और आवर्ती गुणांक क्या है तो आवर्ती गुणांक जब इसको यानी कि राइबोसोम का अध्ययन करने वाला अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र में जब इसको कि नलियों में इसको तेजी से मूवमेंट कराया जाता है तो उस गति करने के क्रम में जो छोटे राइबोसोम्स होते हैं वह नली में चिपकना प्रारंभ कर देते हैं, और उसी को हम लोग आवर्ती गुणांक के नाम से जानते हैं। और जो छोटे राइबोसोम्स होते हैं उनको 70s तथा जो बड़े होते हैं उनको 80s कहा जाता है। इनकी जो अगर चित्र की बात करें तो इनका चित्र इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का इनका चित्र होता है। इस प्रकार का इनका चित्र होता है। अब हम एक छोटे से कोशिका सेंट्रोसोम को देख लेते हैं। वह भी कला सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या है तो सेंट्रोसोम
सॉरी सेंट्रोसोम्स किस में पाए जाते हैं? तो जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तथा पादपों की यदि बात किया जाए तो हम लिखते भी चलते हैं, यह कला रहित कोशिकांग है। अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है, पाया जाता है। पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में केवल कुछ शैवाल तथा कवक में सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। यह कार्य क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है। कह रहे हैं कि इसके कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य होता है तो नंबर 1 कार्य होता है कि कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है तथा इसका दूसरा कार्य है कि कोशिका विभाजन के दौरान तर्क का निर्माण करता है। स्पाइंडल कहा जाता है, तर्क का निर्माण करता है। तो इस तरह से यह सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंस किसमें है कि यह कार्य क्या करता है? तो जब कोशिका विभाजित होने की रहती है तो यह किसका निर्माण करता है? तर्क का निर्माण करता है। तो यह आपका सेंट्रोसोम है। और इसके अतिरिक्त हम लोग एक जो शेष बच रहा है कोशिका संरचना के अंतर्गत, वह है केंद्रक। कोशिका संरचना के अंतर्गत हम लोगों को देखना है केंद्रक। अब हम लोग पहले केंद्रक का चित्र बनाते हैं। देखिए, केंद्रक का चित्र बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं कि इसको प्रकार से खींचना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, इसको हाथ से बनाइए। और यह केंद्रक पहला नंबर की यह दोहरी कलायुक्त होता है। ये केंद्रक है। हम एक कोशिका का डायग्राम बना लेते हैं और इसके अंतर्गत यह एक कोशिका है और कोशिका के अंतर्गत यह क्या है? एक केंद्रक है। तो नंबर 1 कि जो यह केंद्रक है, यानी कि यह कोशिका है और कोशिका द्रव्य में जो बीच में होता है, यानी कि एक गोल ठोस पदार्थ होता है, वह क्या होता है? केंद्रक होता है। यह दोहरी कलायुक्त होता है, यानी केंद्रक दोहरी कलायुक्त होता है। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो जो केंद्रक होता है वह दोहरी कलायुक्त होता है और इसकी कलाएं किससे निर्मित होती हैं? तो प्रोटीन तथा लिपिड से निर्मित होती हैं, जिसे केंद्रक कला कहा जाता है। अब यहां पर देखते हैं, यह एक कला है और यह दूसरी कला है, और दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कला। अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक
के अंतर्गत हम लोगों को कितने भाग होते हैं? तो नंबर 1 केंद्रक कला, जिसको हम अभी चर्चा किए, केंद्रक कला। दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तीसरा होता है केंद्रिका, जिसको अभी हमने राइबोसोम्स पढ़ाए तो वहीं पर बताए कि केंद्रिका क्या होती है। तो केंद्रिका राइबोसोम उत्पादन की मशीन कहलाती है। और चौथा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन होता है। अब हमने कहा कि केंद्रक, तो यह क्या है? यह केंद्रक कला है। केंद्रक के अंतर्गत जो केंद्रक द्रव्य भरा होता है, यानी कि केंद्रक के अंतर्गत केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और इस केंद्रक द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? धागे नुमा संरचना पाई जाती है। धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन कहा जाता है। यह क्या है? तो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है। इसके अंतर्गत एक ठोस बिना कला का, यानी कि जो केंद्रक द्रव्य है उसी में एक ठोस इस तरह की केंद्रिका पाई जाती है। एक केंद्रक के अंतर्गत 1 से 3 क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। इसका नाम है केंद्रिका, इसका नाम है केंद्रिका। तो इसकी पहचान आप लोग जान ही गए होंगे। केंद्रक कला, तो केंद्रक कला क्या है? तो जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत एक ठोस बीच में जो पदार्थ दिखाई देता है वह क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक को चारों तरफ से घेरने वाली कला होती है जो दोहरे अस्तर की होती है। यह किससे बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। अगर हम बात करें केंद्रक द्रव्य की बात करें तो इस केंद्रक के अंतर्गत क्या भरे रहते हैं? जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। जो केंद्रक कला होती है, केंद्रक कला के बीच बीच में छिद्र होता है, छिद्र होता है। और इन छिद्रों के द्वारा जो कोशिका द्रव्य होता है, यह कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। हम कोशिकांग कोई नहीं बना रहे हैं। इन छिद्रों के द्वारा, यानी कि केंद्रक कला के छिद्रों के द्वारा जो केंद्रक द्रव्य है तथा कोशिका द्रव्य है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है का आदान और प्रदान होता रहता है। यानी केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होते रहते हैं? संबंधित होते रहते हैं। यानी कि क्या होता है कि कोशिका द्रव्य केंद्रक के अंतर्गत तथा केंद्रक के द्रव्य कोशिका द्रव्य में आपस में आते और जाते रहते हैं इन्हीं छिद्रों के माध्यम से। इस केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत पाया किया जाता है तो एक धागे नुमा संरचना दिखाई देती है जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। उसके बाद केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका जो केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत गहरे और ठोस लेकिन बिना झिल्ली का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। यह केंद्रिका में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो इसके अंतर्गत डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। यह 85+10+15 के रेशियो में होता है। यानी कि अनुपात में बात करें तो 85/10/5 के अनुपात में होता है, अनुपात में होता है। यानी केंद्रिका के अंतर्गत
85% डीएनए होता है, आरएनए कितना परसेंट होता है तो 10% होता है, जबकि प्रोटीन कितना परसेंट होता है तो 5% होता है। इनका यही संबंध होता है। इसी यह केंद्रिका का कार्य क्या है तो केंद्रिका का कार्य है कि आरएनए तथा प्रोटीन, अभी हमने राइबोसोम जो बता रहे थे तो राइबोसोम के अंतर्गत यह बता रहे थे कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है तो केंद्रिका में होता है, और राइबोसोम किन पदार्थों से बना होता है तो आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है, और यहीं से आरएनए तथा प्रोटीन के द्वारा यह क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। अब हम आते हैं क्रोमेटिन पर आते हैं और इसी का अध्ययन करना है। इसको भी हटाते हैं, जरूरत है। क्रोमेटिन, यह क्रोमेटिन पदार्थ जो है जो कि केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जब कोशिका विभाजित होने वाली रहती है तो जब कोशिका विभाजित होने वाली रहती है तो वह क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, यानी जो धागे नुमा संरचना है वह क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, और संघनित होकर के क्रोमोसोम बनाता है, जिसको हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यानी वह संघनित हो जाएगा और किस प्रकार की संरचना बनाएगा तो इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा। इसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। इस प्रकार की संरचना कब बनेगा, जब कोशिका विभाजित होने वाली रहेगी तब यह गुणसूत्र बनेगा, गुणसूत्र बनेगा। प्रत्येक जीवधारियों में गुणसूत्र निश्चित होता है। अगर हम कहें कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46 जोड़ी होती हैं। अगर हम कहें कि गोल कृमि में गुणसूत्र कितने होते हैं तो गोल कृमि में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ जीवों की हम लोग बात कर लेते हैं जिनमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हम मटर में बात करें तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होता है, हमेशा रहेगा। तो यह क्या रहेगा, सम संख्या में रहेगा, यह विषम संख्या में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यह जोड़े में पाया जाता है। यानी कि अगर मनुष्यों में बात करें तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, यानी 23 जोड़े। अगर गोल कृमि की बात करें तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो 2, यानी उसमें 1 जोड़ा होता है। उसी तरह से अगर मटर की बात करें तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 14, यानी कि 7 जोड़े होते हैं। उसी प्रकार से अगर कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे बिल्ली की बात करें, बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं तो बिल्ली में 48 गुणसूत्र होते हैं, 38 होते हैं। यह 38 जो गुणसूत्र होता है यह न केवल बिल्ली में होता है बल्कि शेर तथा बाघ दोनों में ही 38 गुणसूत्र ही होते हैं। अगर हाथी की बात करें तो हाथी में 56 गुणसूत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कुत्ता की बात करें तो कुत्ता में 78 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसी तरह से केकड़ा की बात करें तो केकड़ा में 254 गुणसूत्र होता है। यानी सभी जो जंतु होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और वह क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। इतना जानिए। इसको क्या कहा जाता है तो इसको गुणसूत्र अभी बताएं कि क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र की खोज किसने किया था तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। यह बर्गर खाने वाला नहीं है, यह एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने क्या किया था, गुणसूत्र की खोज किया था।
अब इस गुणसूत्र को जो धागेनुमा संरचना है, इसके मैट्रिक्स में, यानी कि यह जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के जो मैट्रिक्स होता है उसमें मैट्रिक्स में, इसको मैट्रिक्स में धागेनुमा इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। धागेनुमा इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसको डबल हेलिक्स कहा जाता है। डबल हेलिक्स कहा जाता है। यह डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। और यह डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। यानी कि वाटसन और क्रिक ने जो गुणसूत्र होता है उसके मैट्रिक्स में जो धागे होते हैं उसका मॉडल कैसा होता है, वह मॉडल दिया, जिसे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं। यह इस प्रकार की संरचना होता है, इस प्रकार की संरचना होता है। इस धागे के ऊपर सितारों की तरह फूला हुआ, सितारों की तरह इस तरह से भाग दिखाई देता है, या कह सकते हैं संरचना दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। यह जो धागेनुमा संरचना होती है एक निश्चित जगह पर आपस में चिपकी होती है, जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंट्रोमियर कहा जाता है। यह किससे बना होता है? तो डीएनए से बना होता है। डीएनए से बना होता है। इस डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। यानी इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। इसका डीएनए तथा प्रोटीन को न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। यह क्या है? यहां पर जो क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसके साथ यानी कि डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो इस प्रकार के बंध जैसी संरचना का निर्माण करता है। आगे इसी तरह से रहेगा जैसे यहां पर हो गया। आगे इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। यह जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के कुछ भाग का यह चित्र बना हुआ है, जिसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। जो जीन्स होता है, अभी हमने बताया ना कि इसकी धागों पर यह सितारे जैसी फूली हुई संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। और इस जीन्स के अंतर्गत उस जीव से संबंधित सारी सूचनाएं क्रम से एक सूत्र में एकत्रित रहता है। तो यह है आपका गुणसूत्र। केंद्रक का कार्य पढ़ लेते हैं। उसके पहले हम दो चीज का नाम लिए, डीएनए तथा आरएनए। आरएनए, तो एक बात यहीं पर जान लीजिए कि आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो आरएनए का संश्लेषण डीएनए के द्वारा होता है। अगर डीएनए की बात करें, इसको डिलीट करते हैं। आरएनए और डीएनए, थोड़ा सा नहीं तो आरएनए और डीएनए बहुत लेंथी है। डीएनए, आरएनए, आरएनए, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है।
और इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए तथा आरएनए। डीएनए की खोज कब हुआ था? तो डीएनए की खोज 1869 में ये किसने किया था? फ्रेडरिक मीजर ने किया था। फ्रेडरिक मीजर ने किया था। फ्रेडरिक डीएनए की खोज, नाम गड़बड़ हो रहा है। चलिए देखते हैं। फ्रेडरिक मीजर ने किया था, 1969 में किया था, तथा इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। और इस पर 1889 में अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या पाया? जो फ्रेडरिक मीजर के द्वारा जो डीएनए की खोज किया गया, तो डीएनए की खोज कब किया गया? वह पस कोशिका का यानी पस सेल्स का अध्ययन कर रहे थे, और उसमें उसके सेंटर में वह क्या पाए? एक पदार्थ पाए, और उस पदार्थ का नाम क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन 1889 ईस्वी में अल्टमैन ने इस न्यूक्लिन का पर जब अध्ययन किए, तो इस न्यूक्लिन की प्रकृति कैसा पाया? तो अम्लीय प्रकृति पाया। इसीलिए इन्होंने, अल्टमैन ने क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। तथा वाटसन तथा क्रिक के विषय में बता ही चुके हैं कि वाटसन और क्रिक ने क्या किया? वाटसन और क्रिक ने गुणसूत्र का मॉडल ऑफ डबल हेलिक्स थ्योरी दिया। तो यह डीएनए क्या करता है? तो यह डीएनए आरएनए का उत्पादन करता है। और यह कहां कहां पाया जाता है? तो हमारे जो सेल होते हैं, वह सेल के, अभी हमने डबल मेम्ब्रेन वाली सेल बताया था, यानी कि दोहरी कलायुक्त कोशिकांग लवक को बताया था, और माइटोकांड्रिया को बताया था। तो लवक तथा माइटोकांड्रिया के अंतर्गत यह डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या करता है? तो आरएनए का उत्पादन करता है। और डीएनए का मुख्य कार्य है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का उत्पादन कहाँ होता है? तो डीएनए करता है। यह आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए, mRNA तथा tRNA। इसको हम लोग कहते हैं राइबोजल आरएनए, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइबोजम आरएनए कहते हैं। इसको मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक, हिंदी में कहते हैं संदेशवाहक
एन ए, और इसको यानी कि tRNA को हम लोग स्थानांतरण यानी ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, लेकिन हिंदी में स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण कौन करता है, तो डीएनए करता है। और यह कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। यह प्रकार है। आरएनए का मतलब होता है कि राइबोजल आरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए जिसको संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है, तथा टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और इसका हिंदी में नाम होता है स्थानांतरण आरएनए। जो राइबोसोम्स का निर्माण होता है, राइबोसोम्स का निर्माण होता है, राइबोसोम्स का निर्माण इस राइबोजम आरएनए से होता है। संदेश वाहक जो आरएनए होता है, संदेश वाहक जो आरएनए होता है उसका निर्माण कौन करता है, डीएनए करता है। तथा जो टीआरएनए होता है उसका भी निर्माण कौन करता है, तो ये आरएनए करता है। वास्तव में इसका भी यानी कि राइबोजम आरएनए का भी निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा होता है। लेकिन यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका में पाया जाता है। जो अभी हमने केंद्रक के अंतर्गत जो केंद्रिका की बात किया उसमें आरएनए होता है, आरएनए होता है। यह काम क्या करता है, तो यह प्रोटीन से संबद्ध होकर के अभी हमने बताया कि यह क्या निर्माण करता है, तो राइबोसोम का निर्माण करता है। अब देखिए थोड़ा सा हमने बताया कि जो मानव का शरीर होता है, दुनिया में बहुत से प्रकार की मशीन आप लोगों ने देखा होगा, छोटी बड़ी बहुत प्रकार की मशीन देखा होगा, लेकिन मानव शरीर से बेहतर मशीन कहीं नहीं पाएंगे। अब देखिए कि एक कोशिका के अंतर्गत जो केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है, बिखरी हुई अवस्था में डीएनए होता है। वह डीएनए क्या करता है, आरएनए का उत्पादन करता है, और दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, यानी एक प्रकार के अम्ल हैं। अब इसका काम क्या है, तो देखिए आरएनए कैसा काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो राइबोजम जो आरएनए होता है उससे राइबोसोम बने होते हैं, और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह क्लियर हो गया। अब संदेश वाहक आरएनए क्या करता है, तो संदेश वाहक आरएनए डीएनए में जो उत्पादित होता है वह संदेश लेकर के आता है कि किस प्रकार का, यानी कि कोशिका को किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है। और यह सूचना लेकर कहाँ जाता है, वह सूचना लेकर के राइबोसोम के पास आता है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो यह संदेश लेकर के आता है कि हमारे शरीर में या कोशिका को किस प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा कि डीएनए क्या है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। तो यह क्या करता है, यह संदेश लेकर के आता है, मैसेज लेकर के आता है कि किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना है। तथा जो टीआरएनए होता है, यानी कि ट्रांसफर यानी आरएनए होता है, तो ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए क्या काम करता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में जो अमीनो अम्ल होता है उस प्रकार के, जिस प्रकार के प्रोटीन के निर्माण की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के अमीनो अम्ल को अपने साथ रैपर करके, यानी अपने साथ बांध करके कहाँ लेकर के आता है, वह राइबोसोम के पास आता है। और यहाँ राइबोसोम क्या करती है, उस अमीनो अम्ल से उसी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर प्रोटीन क्या है,
20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, तो अमीनो अम्ल की जरूरी है, और जो प्रोटीन होते हैं वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। और जो स्थानांतरण आरएनए होता है, वह स्थानांतरण आरएनए क्या करता है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल को अपने साथ बांध करके कहाँ लाता है, तो राइबोसोम्स के पास लाता है। और हम जानते हैं कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से आरएनए फंक्शन करता है। इनका जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तथा उसी प्रकार से आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग केंद्रक का कार्य देख लेते हैं। केंद्रक कार्य क्या करता है, तो नंबर 1, कि केंद्रक कोशिका के सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित तथा संचालित करता है। हमने बताया था ना कि कोशिका के अंतर्गत तमाम तरह की क्रियाएं होती हैं। जो जैविक क्रिया होता है, वह जैविक क्रिया यानी हमारे सेल के अंतर्गत जो जैविक क्रिया होती है, उस जैविक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो जैविक क्रिया का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। नंबर 1 कार्य है। नंबर 2 की अगर बात करें तो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी अनुवांशिक लक्षणों को, ये किसने कहा था, तो सटन और बाबेरी ने कहा था। नाम है, वैज्ञानिक का नाम है सटन व बाबेरी। दोनों वैज्ञानिक ने क्या कहे थे कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है, डीएनए करता है। और डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, तो केंद्रक द्रव्य में पाया जा रहा है। डीएनए करता है। यानी महत्वपूर्ण कार्य इसका यही है कि यह संपूर्ण कोशिका को नियंत्रित तथा संचालित करने का कार्य करता है। जो भी कोशिका के अंतर्गत जैविक क्रियाएं होती हैं, वह उसको नियंत्रित तथा संचालित करने का काम करता है। दूसरा काम करता है कि जो केंद्रक के अंतर्गत डीएनए पाया जाता है, वह डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे अब कह सकते हैं कि अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, तो जब घर में छोटा सा बच्चा आता है तो हम लोग कहते हैं ना कि इसके नाक दादी पर पड़ा है, इसके जो रंग हैं दादा पर पड़ा है, इसके जो होंठ हैं इसके पिता पर पड़ा है, इसकी जो आंखें हैं उसकी क्या है, मम्मी पर पड़ गया है। तो यह क्या है, यह अनुवांशिक लक्षण है। और मानव जो जंतु होते हैं उनमें 7 पीढ़ी तक का अनुवांशिक लक्षण इस डीएनए के अंतर्गत संग्रहित रहता है। और यही अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो डीएनए करता है। ये हुआ डीएनए का कार्य। और इस तरह से कोशिका जो अध्ययन हम लोग कर रहे थे, कोशिका भी आज समाप्त होता है। लेकिन एक और चीज छूट जाता है और आप कहेंगे कि उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। तो कोशिका के अंतर्गत जब हम लोग कोशिका संरचना का जो सारणी बनाए थे, उसके अंतर्गत एक चीज हम लोग देखे थे, अपशिष्ट पदार्थ। तो हम अपशिष्ट पदार्थ पर भी एक क्लास डाउनलोड करके डाल देते हैं, तो इसको देख लीजिएगा।
वैसे 9th क्लास में अपशिष्ट पदार्थ के विषय में कोई चर्चा नहीं किया है। और जो भी हमने कोशिका को अध्ययन कराए हैं, तो कोशिका के अंतर्गत हम कोशिश किए हैं कि जो कंपटीशन के अंतर्गत 9th क्लास के अंतर्गत तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो कंपटीशन के दौरान आप लोगों से कोशिका से जो क्वेश्चन होते हैं, तो वह कोशिश किए हैं कि जो भी कंपटीशन के अंतर्गत सेल से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको हमने संपूर्ण को हिंदी में पढ़ाने की कोशिश किए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम डीएनए तथा आरएनए के भी विषय में भी बता दिए, दोहरी कला युक्त कोशिकांग के भी विषय में बता दिए, एकल कला युक्त कोशिकांग के भी विषय में बता दिए, कला रहित कोशिकांग के भी विषय में बता दिए, कोशिका के आवरण के विषय में भी हमने बात किया, जीव द्रव्य के विषय में भी हम लोग पढ़ लिए, और आज हम लोग केंद्रक के विषय में भी अध्ययन कर लिए। अब बचता है अपशिष्ट पदार्थ। तो चूंकि अपशिष्ट पदार्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कंपटीशन के दौरान पूछा जा सकता है, और इसीलिए हम सोचते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का कोशिश करेंगे, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अन्यथा आपका कोशिका जो लेसन है वह क्या हो चुका है, आज समाप्त हो चुका है। केवल एक भाग हम लाएंगे, वह अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत लाएंगे। चूंकि हमने कहा ना, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, तथा कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन में वैसे सब चीज़ों से क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से आज कोशिका समाप्त होता है। अपशिष्ट पदार्थ को हम एक क्लास के अंतर्गत देख लेते हैं। थैंक यू।